हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में अपन ने एंजाइम्स के बारे में बात की थी और आज अपन नई यूनिट में जो पहला चैप्टर है अपना प्लांट फिजियोलॉजी की जो सेकंड यूनिट है फोटोसिंथेसिस, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ अगर अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे अपन आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रकार की स्वांगीकारी अभिक्रिया है। स्वांगीकारी अभिक्रिया है। इसके अलावा ऊष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एनर्जी यूज़ की जाती है। और इसको यदि अपन एक सिंपल रिएक्शन के तौर पे लिखना चाहें तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट, और एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ अपन ई, एनर्जी, ऊर्जा, और साथ में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज, और साथ में रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। ये सिंपल इसकी अभिक्रिया है जो कि आप लोगों ने पढ़ी है। और इसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो पादप हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज़ करते हुए भोजन के रूप में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इस दौरान इनके द्वारा ऑक्सीजन भी वातावरण में मुक्त की जाती है जो कि प्राणवायु के रूप में काम में आती है। बाकी फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर अपन इसके बारे में एक लाइन कहें कि जो ये वो अभिक्रिया है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी बात कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जटिल और एक लंबी चौड़ी अभिक्रिया है जिसके बारे में समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोजें की, जिनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मेयर। वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट मेयर। रॉबर्ट मेयर के अकॉर्डिंग क्या है कि पौधे जो हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया कि पौधे जो हैं वो लाइट एनर्जी यानी कि जो अपनी प्रकाश ऊर्जा है इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। जिस प्रकार से यहाँ अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एनर्जी या जो सोर्स मैंने बता रखा है सनलाइट, इसका यूज़ करते हुए इनके ऊपर रिएक्शन वगैरह हुई, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया गया या उसका स्वांगीकरण किया गया और उत्पाद के रूप में अपने को यहाँ ग्लूकोज प्राप्त हुआ जो कि एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में प्लांट्स के द्वारा या प्रत्येक जीव के द्वारा अपने श्वसनाधार के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट मेयर ने सबसे पहले बताया कि जो अपनी अभिक्रियाएं हैं यानी कि जो पौधे हैं वो लाइट एनर्जी को इसमें आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें वो क्लोरोफिल की उपस्थिति उनके लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है प्रिस्टले। एक वैज्ञानिक का क्या नाम है, प्रिस्टले। प्रिस्टले ने सबसे पहले बताया कि पौधे जो हैं ये जो अभिक्रिया होती है यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा, ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस दौरान वो ऑक्सीजन को मुक्त करके वातावरण को क्या बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो अपने पौधे हैं इनके द्वारा वातावरण तो शुद्ध होता ही है और जो ऑक्सीजन है वो प्रत्येक प्राणी के लिए या जंतु के लिए प्राणवायु के रूप में काम में आती है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है इंजन हाउस। वैज्ञानिक का नाम है इंजन हाउस या इंजन हाउस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको किताब में। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो पौधे हैं वो यहाँ पर लाइट स्पेक्ट्रम यानी कि जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल का मतलब दृश्य स्पेक्ट्रम, अर्थात इन्होंने बताया कि इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा होने के लिए सूर्य के प्रकाश का जो दृश्य भाग है, अर्थात इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम वाले भाग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक है पेलेटियर व केवेंचू। वैज्ञानिक का नाम है पेलेटियर व केवेंचू। इन्होंने क्लोरोफिल
यानी कि पर्णहरित, इनको पर्णहरित की खोज का श्रेय जाता है। फिर इसके बाद में वैज्ञानिक हुए हैं कॉक। इन्होंने क्लोरोफिल, जो कि ए बी कई प्रकार के होते हैं और मिलकर के आपस में रिएक्शन सेंटर का निर्माण करते हैं, तो इन्होंने क्लोरोफिल का एक अभिक्रिया केंद्र यानी कि रिएक्शन सेंटर, जब अपन पिगमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, वहाँ पाए जाने वाले P700 जो कि अभिक्रिया केंद्र है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो उत्तरदायी होता है, उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक हैं, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, वॉन नील। वैज्ञानिक का नाम आप याद रखेंगे, वॉन नील। वॉन नील वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, इस ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो होता है जल। यानी कि पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से यूज़ लेते हैं और उसी से बाद में ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, लेकिन वॉन नील जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है उसका जो स्रोत है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, वो कौन होता है? जल। इसके बाद में वैज्ञानिक हैं रूबेन, एस रूबेन, एम कॉमेन और एक और इनके साथ वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हौशिद। इन्होंने ऑक्सीजन के समस्थानिक O18 का यूज करते हुए सबसे पहले ये सिद्ध किया कि वास्तव में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है उसका स्रोत क्या होता है? जल। और यहाँ जो उन्होंने जल काम में लिया वो था H2O18। और इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले जो प्रूफ किया कि जो अपनी ये अभिक्रिया है वो, यानी कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो वास्तव में किससे निकलती है? जल से। इसके बाद में वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल, इन्होंने बताया जल का प्रकाशिक अपघटन। इन्होंने क्या बताया? जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाशिक अपघटन अर्थात इन्होंने सबसे पहले बताया कि जल जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, मैग्नीज आयन और सहायक के रूप में क्लोराइड आयनों की उपस्थिति में H+ और OH- के रूप में क्या करता है? यहाँ टूटता है। इसके साथ में जल के प्रकाशिक अपघटन की जो अभिक्रिया है इसको एक नाम दिया गया रॉबर्ट हिल। और दूसरी बात, यहाँ आगे जब अपन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया कई प्रकार से संपन्न होती है, और इस प्रकार से यहाँ ये इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ अपना ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद बात आती है अपने प्रकाश संश्लेषण की जो दर वगैरह की। अगर अपन बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस जो अपने पूरे पृथ्वी पे होता है उसका 10%, यानी कि पृथ्वी पर होने वाले कुल प्रकाश संश्लेषण का 10% जो भाग है वो स्थलीय पौधों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, यानी कि जो अपने ज़मीन पर उगने वाले जो पौधे हैं उनके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। जबकि जो 90% पार्ट है, जो 90% पार्ट है वो जलीय, यानी कि जलीय पादपों के द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि समुद्र वगैरह में पाए जाने वाले शैवाल। अर्थात आप ये मान सकते हैं कि जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी हैं वो कौन है? शैवाल। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण करने वाले या अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको अपन स्वपोषी की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं? स्वपोषी की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्वपोषी जिनमें अगर अपन ये कहें कि पृथ्वी पर प्रथम स्वपोषी, पृथ्वी पर प्रथम स्वपोषी कौन थे? तो वो थे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया से भी अगर अपन कहें तो कीमो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो रसायन संश्लेषी जो जीव हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीवों के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें कुछ प्लांट्स, सभी पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जैसे कि अपवाद है कसकुटा, यानी कि अमरबेल, जिसको आप लिख सकते हैं कसकुटा। ये जो है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, ये परजीवी के रूप में पाई जाती है।
और दूसरे पौधों पर आश्रित होती है। रीज़न क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो कंटेंट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जंतुओं में, यानी कि अगर अपन बात करें एनिमल्स की, तो जो एनिमल्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था यूग्लिना, यूग्लिना प्रोटोजोआ। यूग्लिना जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है दिन में, और रात्रि के दौरान जूफेजिक प्रोसेस भी दर्शाता है, यानी कि यूग्लिना को अपन पादपों और जंतुओं के बीच की क्या मानते हैं, योजक कड़ी मानते हैं। अब इसके बाद में बात आती है प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो है क्लोरोप्लास्ट, या जिसे आप कह सकते हैं हरित लवक। 11वीं क्लास में सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं और अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग माने जाते हैं। तो हरित लवक जो है वो मूलतः पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचना है, जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण जो कि पादपों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे पादप अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा अपना पोषण निर्मित करते हैं, तो उसका जो स्थल है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट होती है, तो उसके स्थल के रूप में काम करता है क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं इसको। अगर इसकी अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जिसमें सबसे बाह्य झिल्ली, इसके ठीक अंदर की ओर आंतरिक झिल्ली, और इन दोनों के बीच में पाए जाने वाला ये रिक्त स्थान जिसको आप कह सकते हैं पेरी प्लास्टिडियल अवकाश या स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। फिर इसके बाद में यहाँ क्या है, आंतरिक झिल्ली जो है वो अंदर की ओर अंतर्वलित होकर के पट्टिकाओं के नुमा संरचनाओं का निर्माण करती है, और इन संरचनाओं को कहा जाता है थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं इनको, थाइलेकॉइड। अब ये जो थाइलेकॉइड्स हैं ये कुछ स्थानों पर एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की ढेरी के समान इकट्ठे हो जाते हैं, और उस स्थिति में ये आपको इस प्रकार की कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है। इन संरचनाओं को कहा जाता है ग्रेना। ये बहुवचन है, सिंगल को अपन ग्रेनम कह देंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ग्रेना वाला भाग है, इसके अलावा आपको यहाँ ये है, इधर ये है, ये जितना भी बाकी बचा हुआ भाग दिखाई दे रहा है वो कहलाता है स्ट्रोमा। वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। अब दूसरी बात ये कि ये सभी थाइलेकॉइड से निर्मित है, तो जो बाहर की तरफ यानी कि ग्रेना वाले पार्ट के अंदर की तरफ ये जो थाइलेकॉइड आती है इसको तो कहते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड, और जो बाकी हिस्सा है जैसे यहाँ से यहाँ तक हुई, 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 इनको कह दिया जाता है स्ट्रोमा या स्ट्रोमा लेमिली, है जिसको आप कह सकते हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। दूसरी बात, स्ट्रोमा भाग में सर्कुलर यानी कि वृत्तीय, डबल स्ट्रैंडेड यानी कि द्विरज्जु की इसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जो कि बैक्टीरियल डीएनए के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जिसे अपन कह सकते हैं जीवाणुविक डीएनए की, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है उस प्रकार का यहाँ डीएनए पाया जाता है। दूसरी बात, आगे अपन पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण का एक चरण है, प्रकाशिक अभिक्रिया या जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी ग्रेना पार्ट में कंप्लीट होती हैं। और जो डार्क रिएक्शन या जिसको आप मतलब ये कह सकते हैं कि जिनके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, डार्क रिएक्शन, वो वाला जो पोर्शन है वो कहाँ संपन्न होता है, स्ट्रोमा पार्ट में संपन्न होता है। तो यहाँ अगर अपन बात करें ग्रेना पार्ट की, तो ग्रेना पार्ट में फोटोसिंथेसिस यूनिट के रूप में पाई जाती हैं क्वांटासोम। क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम। सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं, और इनका जो निर्माण है वो विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में या वर्णकों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ बहुत सारे जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं उनमें महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है क्लोरोफिल, जिसके लगभग 220 से लेकर के 230 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स हैं, इसके अलावा क्विनोन हैं,
और भी बहुत सारे जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में यहाँ पाए जाते हैं, सब मिलकर के क्वांटासोम का निर्माण करते हैं। और यहाँ इनमें से एक क्लोरोफिल अणु एक मुख्य अभिक्रिया केंद्र के रूप में काम करता है, जिसके बारे में अपन ने यहाँ बात की है, रिएक्शन सेंटर। तो जो रिएक्शन सेंटर है वो यहाँ क्वांटासोम्स के रूप में पाया जाता है यहाँ, जो कि क्लोरोफिल अणु के रूप में हो सकता है। P700 होता है एक, और एक होता है P680, जिसके बारे में आगे अपन डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा स्ट्रोमा पार्ट में यहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम में भी स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक कोशिका का पार्ट है। यूकेरियोटिक कोशिका में मूलतः जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, ATS, यानी कि जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम है वो होते हैं ATS, जिसकी लार्ज सब यूनिट होती है 60S और स्मॉल सब यूनिट होती है 40S। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो आपका हरित लवक है या जो क्लोरोप्लास्ट जो कि पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है, यहाँ पाए जाने वाले राइबोसोम 70S के बजाय कौन से होते हैं, ATS के बजाय कौन से होते हैं, 70S, जहाँ पे लार्ज सब यूनिट होती है 50S और स्मॉल सब यूनिट होती है 30S। तो यहाँ इसके अलावा स्ट्रोमा पार्ट में विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम है वो यहाँ पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त स्टार्च मॉलिक्यूल्स वगैरह, ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी कि वसा बूंदक वगैरह यहाँ देखने को मिलती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो है हरित लवक, जिसके भी संरचना के बारे में आपने 11th में पढ़ा है और अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अभी अपन ने यहाँ इंट्रोडक्शन विभिन्न प्रकार जो अलग अलग जो विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या क्या बताया उनके बारे में चर्चा की। प्रकाश संश्लेषण के स्थल के बारे में अपन ने यहाँ चर्चा की। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है यानी कि जो मैकेनिज्म है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के अगली प्रोसेसेस के बारे में। थैंक यू।